नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी का एग्जामपुर कलम से क्रांति में आप सभी लोग का तहे दिल से प्यारे साथियों, सभी लोग बेटा जल्दी से क्लास में आ जाइए ताकि अपनी क्लास को हम शुरू कर सकें। और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट बेटा, सभी लोग जाके बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जो भी लोग बेटा एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल चैनल पर उनसे विशेष रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। प्यारे साथियों जल्दी से आ जाइए बेटा। और आज जानते हैं आज है 17 मार्च और आज है छोटी होली। लेकिन छोटी होली पे हम आपको चाहते हैं ढेर सारी देते हैं शुभकामनाएं कि आपके जीवन में खूब खुशियां आए, आप ऐसे जीवन में तरक्की करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी कामना के साथ मैं और मेरा पूरा एग्जामपुर परिवार आप सभी लोग का बेटा, आप सभी लोग को बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। प्यारे साथियों इसी के साथ आप जानते हैं बेटा एग्जामपुर ने अभी बेटा एक कोर्स लॉन्च किया है जिसको आप कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, एलटी ग्रेड। आप जानते हो बेटा अभी जो है एग्जामपुर ने बेटा एक एलटी ग्रेड 3-in-1 कॉम्बो बैच बेटा लॉन्च किया है एलटी ग्रेड का। और इस बैच में बेटा आपको जो है यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, DSSB, टीजीटी और पीटी तीनों कोर्स आपको एक ही मिलेंगे। और प्राइस है बेटा कितना, 2499। 2499 इसका बेटा प्राइस है। कितना बेटा, 2499। ठीक है। और इसको यूज करने के लिए आपको ETS 50 कोड का यूज करना पड़ेगा। ETS 50 कोड है जो बेटा इसका आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी, रिकॉर्डेड PDF क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुकलेट और जूम सेशन सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की श्रृंखला पर। बेटा पहला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? मेजर ह्यूम, लॉर्ड क्लाइव, सर आयरकूट या मेजर मुनरो? बक्सर के युद्ध में किसने बेटा जो है मीर कासिम की सेना को पराजित किया था? आप जानते हैं बक्सर का जो युद्ध है बेटा, वह बक्सर का जो युद्ध है बेटा कब हुआ था? 1764 में। कब हुआ है बेटा? 1764 में। ठीक है। और इस युद्ध में बेटा कौन कौन थे? एक तरफ बेटा थी अंग्रेजी सेना, एक तरफ मेरे लाल कौन थी बेटा? अंग्रेजी सेना। दूसरी तरफ बेटा कौन थे, कौन कौन लोग थे भाई साहब? दूसरी तरफ थे मीर कासिम। कौन था बेटा? मीर कासिम। मीर कासिम नोट करते रहिए। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और बच्चे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। ठीक है। अंग्रेजी सेना मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये बेटा 3 लोग थे जिसमें से अंग्रेजी सेना जीती थी और उसका नेतृत्व किसने किया था? मेजर मुनरो ने किया था। किसने किया था बेटा? मेजर मुनरो ने बेटा इसका नेतृत्व किया था। किसने बेटा? मेजर मुनरो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न आपसे पूछा है बेटा, एक तरफ सूची 1 दी गई है, एक तरफ सूची 2 दी गई है। सूची 1 में आपसे पूछा है कि देश और उसके बेटा जो है शहर, मैनचेस्टर कौन से देश का कौन सा मैनचेस्टर है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए कौन से देश का कौन सा मैनचेस्टर है? सेशन को शेयर कर दो। सेशन को शेयर करना बहुत जरूरी है बेटा। सेशन को शेयर करो, जोरदार तरीके से सेशन को शेयर करो बेटा। सभी लोग बेटा, जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी बेटा सेशन को शेयर करो फटाफट से। चलिए आइए, जब बात करते हैं रूस का मैनचेस्टर इवानोवा, मतलब 3 नंबर, जापान का ओसाका 4 नंबर, भारत का एक अहमदाबाद और ब्राजील का साओ पाली। ठीक है। तो मतलब 3-4-1-2, 3-4-1-2, 3-4-1-2, मतलब ए वाला जो है वह बिल्कुल सही है। 3-4-1-2। अहमदाबाद को बेटा पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। अहमदाबाद को ध्यान रखिए, पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन भी अहमदाबाद को कहा जाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं।
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? बताइए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताइए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताइए बेटा, किसके कार्यकाल में? बेटा लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में। जानते हैं, आप लोगों को पता होगा कि बक्सर के युद्ध के बाद बेटा इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी, और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं कि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने जो है एक फरमान जारी किया। उस फरमान के तहत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती? भारत में से, मैक्सिको से, ईरान से या मिस्र से? बताओ। चलिए, कर्क रेखा बेटा कहां से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? प्यारे साथियों उत्तर दो। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? भारत से, मैक्सिको से, ईरान से या मिस्र से? बेटा कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती है। अच्छा, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है बेटा? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के, थोड़ा सा पेन को मोटा कर लिया जाए, भारत के 8 राज्यों से होकर, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरती है। कौन कौन से बेटा? पहले आप जानते होंगे, मित्र पर गमछा जहां इस तरह की, गुजरात, राजस्थान, एमपी, गुजरात, राजस्थान, एमपी, गुजरात, राजस्थान, एमपी, और गुजरात, राजस्थान, एमपी, गुजरात, राजस्थान, एमपी। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ सीक्वेंस मुझे याद है, मुझे सीक्वेंस में याद है। छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये रहे बेटा आपके 8 राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य जो है जहां से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। इतनी बातें हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विद्यापति, सूरदास, जयदेव या मीराबाई? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विद्यापति, सूरदास, जयदेव या मीराबाई? विद्यापति, सूरदास, जयदेव या मीराबाई? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विद्यापति, सूरदास, जयदेव या मीराबाई? बताओ। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विद्यापति, सूरदास, जयदेव या मीराबाई? उत्तर दो। गीत गोविंद के रचयिता कौन बेटा? विद्यापति, सूरदास, जयदेव या मीराबाई? तो बेटा कौन है? जयदेव है। कौन बेटा? जयदेव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर में नोबल शांति पुरस्कार से किस शहर में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? यहाँ बेटा सिलो नहीं है, ओस्लो है। यहाँ सिलो नहीं है, ओस्लो है। सिलो नहीं बेटा, ओस्लो है। किस शहर में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है?
किस शहर में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो बेटा उस शहर का नाम क्या है बेटा? ओस्लो। ओस्लो में बिल्कुल ए वाला जो है ओस्लो इज द राइट आंसर। और बेटा नोबल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। नोबल पुरस्कार की शुरुआत, नोबल पुरस्कार की शुरुआत, नोबल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। नोबल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। 1901 में अल्फ्रेड नोबल की याद में डायनामाइट की खोज की थी। आप जानते होंगे, सब कुछ आपको पता है, आप लोग बहुत बड़े योद्धा हैं। तो हाँ, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? बताओ बेटा जल्दी से। कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? प्यारे साथियों उत्तर दो। कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे, नाइजर, नील या अमेजन? ध्यान रखो बेटा, विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है बेटा जायरे। कौन सी बेटा? जायरे। इसकी लंबाई कितनी है बेटा? लंबाई कितनी है? तो लंबाई है बेटा 4700 किलोमीटर। कितनी बेटा? 4700 किलोमीटर। और किस महासागर में जाके मिलती है? तो अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है। नोट कर लो बेटा, अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। अटलांटिक महासागर में जाकर मेरे बच्चे यह मिल जाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार बेटा? तो जायरे, लंबाई 4700 किलोमीटर, और बेटा यह अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है। अगला, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? अली वर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या मीर कासिम? ध्यान रखिए, ये बेटा ब्लैक होल घटना क्या थी? ब्लैक होल घटना की बात करें तो प्यारे साथियों, एक कमरे में 146 अंग्रेजी सिपाहियों को बंद कर दिया गया था, और जब मॉर्निंग में उसको खोला गया तो उसमें से मात्र सिर्फ 23 ही लोग बेटा जीवित बच पाए। तो उसी को नाम दिया गया ब्लैक होल दुर्घटना। अब आपको बताना है किसके शासन काल में हुई थी ब्लैक होल। ब्लैक होल दुर्घटना किसके शासनकाल में हुई थी? तो बेटा मैं बता दूं आपको, जब हम ब्लैक होल की बात कर रहे हैं बच्चे, तो ब्लैक होल दुर्घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी। 1756 की रात में 146 अंग्रेज कैदियों को रखा गया, और 21 जून 1756 में जब खोला गया तो बेटा उसमें से मात्र 23 ही लोग बचे। तो यहाँ बेटा आंसर क्या होगा? सिराजुद्दौला। अब बता दो, सिराजुद्दौला। अब आपको आइडिया लग गया होगा। अच्छा, ब्लैक होल की जब बात करते हैं, जब क्योंकि ब्लैक होल की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल दुर्घटना का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? उल्लेख सर्वप्रथम हालवेल ने किया था। सर्वप्रथम हालवेल ने किया था। ब्लैक होल दुर्घटना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बेटा? उल्लेख सर्वप्रथम हालवेल ने किया था। चलिए, ब्लैक होल दुर्घटना सर्वप्रथम हालवेल ने इसका उल्लेख किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? बताइए।
कौन सा बेटा? तो रियो डी जनेरियो। कौन सा बेटा? रियो डी जनेरियो। ठीक है। और आप जानते हैं पृथ्वी सम्मेलन आपने सुना होगा, कब हुआ था? 1992। कहाँ हुआ था? यहीं पर हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में यहीं हुआ था। नोट कर लो, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में मेरे लाल यहीं पर संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सेशन को शेयर करते रहो, सेशन को बेटा शेयर करते रहो जल्दी से। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में, सतारा में, बॉम्बे में या पणजी में? जल्दी उत्तर दो। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? जब बेटा हम वेस्टर्न प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो कहाँ थी बेटा? सूरत में। और यहीं पर बेटा, यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम व्यापारिक स्थायी कोठी रहती, प्रथम स्थायी व्यापारिक कोठी रहती, प्रथम, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, प्रथम स्थायी व्यापारिक कोठी। बिल्कुल बातें नहीं, फटाफट से, व्यापारिक कोठी। और बाद में आप जानते ही हो, बाद में बेटा ये जो था वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बाद में बम्बई में ट्रांसफर हो गई थी। बम्बई को पुर्तगालियों ने दिया था गिफ्ट में, जानते हैं आप लोग। ठीक है। और निम्नलिखित समूहों में से किस एक देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? आपको बताना है किस एक देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, बताओ। निम्नलिखित समूहों में से किस एक देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान और मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। बेटा कौन सा? कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, ये वाला जो है बेटा इससे होकर गुजरती है। इतनी बातों को बेटा जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, यहाँ तक की बातों को। मंदिर का सबसे लंबा, किस मंदिर का सबसे लंबा गलियारा है? किस मंदिर का सबसे लंबा गलियारा है? श्रीरंगम, मदुरई, तिरुचेंदूर या रामेश्वरम? किस मंदिर का सबसे लंबा गलियारा है? प्यारे बच्चे, मैंने पूछा आपसे, दिए गए 4 आंसरों में, 4 विकल्प में किस मंदिर का सबसे लंबा गलियारा है? प्यारे साथियों, जल्दी से सेशन को शेयर करो फटाफट, जल्दी से बेटा सेशन शेयर करो, पेन कॉपी लेके जरूर बैठो। होली के इस त्योहार में मैं फिर कह रहा हूं बेटा, अपने जीवन में आप रंग भरना चाहते हैं तो बस एक ही तरीका है कि अपने कलम से अपने क्रांति करिए। कलम से मतलब अर्थात पेन कॉपी लेके बैठिए। चीजें आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो उसको नोट करिए, क्योंकि मैंने फिर कहा है विद्यार्थी कभी हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या तो वो सीखता है। ठीक है, चलिए तो बेटा कौन सा मंदिर बेटा? रामेश्वरम। रामेश्वरम के बेटा अगर गलियारे की बात करें तो बेटा इसके जब गलियारे की बात करते हैं, गलियारा, जब इसके बेटा गलियारे की बात करें, गलियारा, तो बच्चे ध्यान रखना, गलियारा देखेंगे तो इसका उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना बेटा? 197 मीटर। उत्तर से दक्षिण कितना बेटा? 197 मीटर। पूरब से पश्चिम 133 मीटर। पूरब से पश्चिम 133 मीटर। मीटर, बताइए। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? विश्व की 50% जनसंख्या, 50% जनसंख्या
किन अक्षांशों के बीच रहती है? आप बताइए। विश्व की 50% जनसंख्या किस अक्षांशों के बीच? 5 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, बताओ जल्दी से, जल्दी से। जल्दी। विश्व की 50% जनसंख्या, बताओ बेटा। चलिए, बिल्कुल ज्यादा नहीं, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। बेटा इसके बीच कौन कौन से आते हैं देश इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? भारत, चीन, उत्तरी अमेरिका के देश और दक्षिणी यूरोप। इन सबको मिला लेंगे बेटा ना, तो विश्व की 56 अप्रॉक्स 59 to 60% आबादी इन्हीं देशों के बीच में रहती है। 59 से 60% जो आबादी है वह बच्चे आपको यही देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड ऑकलैंड। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। सिक्किम का भारत में विलय। प्यारे साथियों, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तब बच्चे आपसे कोई पूछेगा तो आप फट से कह दोगे, क्योंकि आपने पवन सर की क्लास ली है स्टैटिक जीके की। बेटा किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था बेटा? लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में सिक्किम का विलय किया था। 1850 में सिक्किम का विलय किसने किया था बेटा? लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में सिक्किम का विलय किया था भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, जेम्स प्रिंसिप। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? प्यारे साथियों, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? बताइए जल्दी उत्तर बेटा, जल्दी से उत्तर दो। चलिए, चार्ल्स विल्किंस ने किया था बेटा। और विलियम जोन्स को आप जानते होंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन विलियम जोन्स कौन थे बेटा? विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी बेटा? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब बेटा? 1784 में। और इसी सोसाइटी से संबद्ध कौन थे बेटा? हमारे चार्ल्स विल्किंसन। कौन थे? चार्ल्स विल्किंसन का संबंध भी इसी बेटा सोसाइटी से ही था। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि पृथ्वी पर कितने महासागर पाए जाते हैं। 5,
6, 7 या इनमें से कोई नहीं? पृथ्वी पर ये सिंपल प्रश्न, 1-2 प्रश्न मैं सिंपल तुम लोगों के लिए ले आता हूं ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है बेटा? पृथ्वी पर बेटा 5 महासागर हैं। कितने बेटा? 5 महासागर। कौन कौन से हैं? पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद। देखो बेटा, दूसरा अटलांटिक, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिक। देखो बेटा, आर्कटिक और अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक। बेटा ये आपके 5 महासागर हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके बच्चे 5 महासागर हैं। अरे प्रशांत तो हमने, हमारे प्रशांत भाई तो बेटा प्रशांत महासागर, हाँ अब ठीक है, बढ़िया है ना, है कि नहीं बढ़िया? चलो नोट कर लो बेटा जल्दी से। पृथ्वी पर कितने महासागर है बेटा? पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। मतलब जब ब्रिटिश राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार कौन सा था, किसके समय था? डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लीटन के समय या कर्जन के समय? बताइए। बताओ। ब्रिटिश राज्य का, भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डफरिन, डलहौजी, लिटन या कर्जन? ब्रिटिश राज्य का बताओ बेटा जल्दी से। प्यारे साथियों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से बेटा सभी लोग उत्तर दो। ब्रिटिश राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लिटन के समय या कर्जन के समय? जब बेटा हम बात करते हैं ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार, बताओ बेटा जल्दी से। चलो बेटा किसके हुआ था? डफरिन के समय। डफरिन के समय कब बेटा? 1 जनवरी 1886 को वर्मा को भारत में मिला लिया गया। वर्मा को भारत में नोट कर लो जल्दी से। मिला लिया गया, शामिल कर लिया गया, दोनों ही बातें एक ही हैं। जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। स्क्रीनशॉट तो लेना कंपलसरी है। स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो फिर तुम लोग को आराम मिल जाता है, जैसे तुम लोग बोलते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन किस दिनांक पर शुरू किया गया ताकि स्वच्छ राष्ट्र बनने के भारत के विशाल स्वप्न को साकार किया जा सके? 14 नवंबर 2015, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 14 नवंबर 2014? बताइए मेरे बच्चे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन किस दिनांक पर शुरू किया गया ताकि स्वच्छ राष्ट्र बनने के भारत के विशाल स्वप्न को साकार किया जा सके? चलिए कब बेटा? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को। अच्छा, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये बताओ तो, बड़ी फेमस योजना रही थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। कब बेटा? 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को। उज्ज्वला योजना बेटा 1 मई 2016 को। उज्ज्वला योजना, दोनों स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। एक मई 2016 को। चलो चलिए
सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, त्रावणकोर का राजा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, बताओ सहायक संधि को स्वीकार करने वाला कौन था? पहला सहायक संधि, जल्दी से बेटा सभी लोग सेशन को शेयर करो। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक, अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव या त्रावणकोर का राजा। बेटा ध्यान, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला बेटा पहला कौन था? हैदराबाद का निजाम। इसको बेटा मैंने ब्लॉक कर दिया, हैदराबाद का निजाम। जल्दी से नोट कर लो बेटा। चलिए, सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है बताओ? 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 23 जून या 23 अप्रैल। सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 23 जून या 23 अप्रैल। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 23 जून या 23 अप्रैल। बेटा कब होता है? 22 दिसंबर। कब होता है बेटा? 22 दिसंबर। अब यही मैं पूछ लूं आपसे, सबसे बड़ा दिन कब होता है बच्चे? सबसे बड़ा दिन कब होता है तो आप बता दोगे बहुत जल्दी से। 21 जून। इस दिन बेटा क्या मनाते हैं? विश्व योगा दिवस भी मनाते हैं। 21 जून, याद है ना, विश्व योगा दिवस भी शायद इसी दिन मनाते हैं। बिल्कुल हाँ, इतना तुम्हें पता होगा, इतना तुम लोग को पता होगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए बताओ? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? मेरे बच्चे, मैंने आपसे पूछा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901, 1921, 1959 और 1969। जब बेटा हम अर्थशास्त्र के नोबेल की बात करते हैं बेटा, तो बेटा कहाँ पे? 1969 में। बेटा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार बेटा कहाँ दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया जाता है। कहाँ बेटा? स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया जाता है। कहाँ बच्चे? स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया जाता है। ठीक, स्वीडन में दिया जाता है। ये बातें आप नोट कर लो। अच्छा, भारत में प्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, भारत में प्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? भारत में प्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, भारत में प्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया बेटा? तो आपको पता होगा किसको दिया गया था। बच्चे बताओ, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? अमर्त्य सेन को। बेटा किसको दिया गया था? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को कब दिया गया था बेटा? 1998 में, 1998 में, 1998 में। इतनी बातों को ही मेरे बच्चे नोट कर लो। एक एक चीजों को आप सभी लोग अच्छे से नोट करो। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की जब बात करते हैं तो 1969 में स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया जाता है। भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में। एक एक बातों को हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? जेम्स आउट्रम, W.H. स्लीमैन, बिशप आर हेबर, जनरल लो। बताओ कौन था मेरे बच्चे? बताओ कौन था? प्यारे साथियों जल्दी उत्तर दो, कौन था बेटा? जल्दी उत्तर दो। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? मेरे बच्चे, निम्नलिखित कौन सा? जेम्स आउट्रम, W.H. स्लीमैन, बिशप आर हेबर या जनरल लो। तो बेटा बात करते हैं तो कौन था बेटा? जेम्स आउट्रम। कौन था मेरे लाल? जेम्स आउट्रम। कौन सा बच्चे? जेम्स आउट्रम था। कौन बेटा? जेम्स आउट्रम था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आइए, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, आराम से सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। बताओ जल्दी से, सुमेलित करना है बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से सुमेलित करिए फटाफट से। देखता हूं कौन कौन लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध। नेशनल इंस्टीट्यूट, जनाब बेटा जल्दी से उत्तर बेटा, जल्दी से उत्तर दो, जल्दी उत्तर दो बेटा फटाफट। आइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, तो ये आएगा 4, 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 बेटा, ये है इसका राइट आंसर, 4 1 2 3, जल्दी नोट कर लो, 4 1 2 3, ये है बेटा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई, कहां पर रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई, बताना बेटा, कहां पर रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी। बच्चे, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवाड़ी प्रथा कब लागू की गई, तो बेटा ध्यान रखिए, कब बेटा, बंबई और कहां पर, किसका गया, तो बंबई और मद्रास में। कहां बेटा, बंबई और मद्रास में। यहां बेटा एक प्रश्न आता है, मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा जो है थॉमस मुनरो ने प्रारंभ की थी, लिख लो बेटा, मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा किसने बेटा, थॉमस मुनरो ने। अब यहीं पर एक प्रश्न आपसे पूछ ले कि रैयतवाड़ी प्रथा सबसे पहले कहां पर लागू हुई, रैयतवाड़ी प्रथा बेटा, रैयतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम 1792 में मद्रास के बारामहल जिले में लागू। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, मद्रास के बारामहल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? अगर यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं तब बेटा जल्दी से सेशन को शेयर करो फटाफट से बेटा सभी लोग। मैंने आपको बेटा क्या बताया, मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी प्रथा बेटा बंबई और मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। और अगर आपसे पूछे सर्वप्रथम रैयतवाड़ी प्रथा कहां पे लागू हुई थी, तब बेटा सर्वप्रथम रैयतवाड़ी प्रथा 1792 में मद्रास के बारामहल जिले में लागू की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है, कब होता है बताओ, इक्विनॉक्स।
दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं, सूर्य की किरणें जब बेटा लंबवत पड़ती हैं, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, आपको बताना है। हाँ, लंबवत पड़ती है, जल्दी से सूर्य किरणें 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 फरवरी, 23 अगस्त, बताओ कब? 15 अक्टूबर, 23 अप्रैल, 22 जुलाई और 22 दिसंबर। बताओ जल्दी से, जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी बेटा। चलिए बेटा, कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। यहाँ बेटा ध्यान रखना, 21 मार्च को बेटा क्या होता है? बसंत विषु। 21 मार्च को बेटा क्या बोलते हैं उसे? बसंत विषु। और 23 सितंबर को क्या बोलते हैं? शरद विषु। तो प्यारे बच्चे नोट करो, जैसे बसंत विषु और सर, जल्दी से यहां तक की बातों को नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से बेटा यहां तक की बातों को नोट कर लो जल्दी से। चलिए तो बेटा अब इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैं फिर कहूँगा बेटा, सभी लोग बेटा जल्दी से बेटा ये जो कोर्स है यूपी एलटी ग्रेड और यूपी पीएचडी, अगर आप सिर्फ यूपी के एग्जाम देने जाते हैं तो बेटा आपको बस ये 2 कोर्स मात्र आपको 60% ऑफ मिलेंगे, 1799। ईटीएस 60 बेटा मात्र 60% का ऑफ बेटा आपको मिलेगा, 60% का ऑफ आपको मिलेगा इस कोर्स पे, ठीक है। चलिए तो अब बेटा जल्दी से इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास में अच्छा लगा होगा। क्लास समझ आई है बेटा? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और एक बार फिर कहता हूँ आप सभी को बेटा होली की, छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में खूब खुशियां और खूब खुशियां आए, आपके जीवन में खूब सारे रंग आए। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।